Hello guys, this is lecture number 4 for class 11th chapter 2 units and dimensions हम पढ़ रहे हैं इन लेक्चर्स में। ये चैप्टर 2 के लेक्चर्स कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम आपके पास आ रहे हैं, जिसमें आप पूरी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्वेश्चंस की भी। और डायमेंशंस के बारे में हम सीख रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस से। तो पिछली 3 क्लासेस में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमने जाने हैं। तो डायमेंशंस आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के समझे, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, लॉगरिथम टर्म्स, ये सब डायमेंशनलेस टर्म्स हैं। तो ये सब डायमेंशनलेस टर्म्स हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल में पूछा भी गया है और आपसे कभी भी पूछा जा सकेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को गाइस जानने की कोशिश कीजिएगा। और क्वेश्चंस हम कुछ इस प्रकार अपने क्वेश्चन बैंक से पूछेंगे। क्वेश्चन बैंक जी, एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करिए इस स्क्रीन पर, जिसको बच्चे अभी जानना चाहेंगे और मैं उन्हें समझाना चाहूंगा। प्लीज दिस गाइस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन है कि नेम अ फिजिकल क्वांटिटी, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव यूनिट्स बट डायमेंशनलेस। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट्स हैं बट डायमेंशंस नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट्स हैं बट डायमेंशन नहीं है। गाइस पॉज करिए और सोचिए क्वेश्चन को और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको आंसर बता दूं तो आंसर कुछ इस तरह से है कि एंगल, एंगल वो फिजिकल क्वांटिटी है। एंगल वो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो हम प्लेन एंगल कहें या सॉलिड एंगल कहें। मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं इस बारे में कि एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन। एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन। आप 10th क्लास तक गाइस एंगल की यूनिट को डिग्री पढ़ते आए। डिग्री भी यूनिट है, बिल्कुल है। एक फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा यूनिट्स हो सकती हैं, तो डिग्री भी एक यूनिट है एंगल के लिए और रेडियन भी उसके लिए यूनिट है गाइस। तो रेडियन जो है वो प्लेन एंगल की यूनिट है और स्टीरेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल की। मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस है। तो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है रेडियन बट डायमेंशन नहीं है गाइस। मैंने आपको बताया था कि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह से गाइस डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, या फिर हम इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस हम गाइस पढ़ चुके हैं। कोई बहुत सारे अभी पढ़ने बाकी हैं। क्वेश्चंस जब आते जाएंगे तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस मैं आपको बताता भी जाऊंगा इस तरह से। गाइस कई बार अब हम जान रहे हैं कि हमने जो डायमेंशंस पढ़े हैं उन डायमेंशंस पर क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। डायमेंशन पर क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी मैंने पूछा था कि ऐसे दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस क्या हो, सेम, वर्क और टॉर्क, हमने उनका आंसर भी दिया था। तो इस तरह से हमने एक वो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 1 मार्क्स में इस तरह का पूछा जा सकता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसके डायमेंशंस नहीं है बट यूनिट्स हैं। एंगल, हमने इसका आंसर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके आंसर नहीं हो सकते। साइन थीटा डायमेंशनलेस तो जरूर है, डायमेंशनलेस तो जरूर है, उसके डायमेंशन नहीं है बट उसकी कोई यूनिट्स भी नहीं लगती है। तो साइन 60 डिग्री, कभी अगर आपने पढ़ा हो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस 1/2, √3/2 या 1 के पीछे हम कभी कोई यूनिट नहीं लगाते। तो ये डायमेंशनलेस भी हैं, ये यूनिटलेस भी हैं। बट एंगल जो आप पढ़ रहे हैं गाइस वो डायमेंशनलेस तो है, बस उसकी यूनिट होती है रेडियन, उसकी यूनिट है। तो इसको आई होप ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स करने के लिए गाइस अपना सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा और सामर्थ्य तब आएगा जब आपको आत्मविश्वास होगा। और आत्मविश्वास आपको तब होगा जब आप एक एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे और टाइम टू टाइम सर्च करते रहिए। मैं बार बार वीडियोस टाइम पर डाल रहा हूं, लगभग एक दिन छोड़कर, या डेली भी आने वाली हैं। आप इन्हें रेगुलर देखते रहे, टच में रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को, तभी आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहेंगी। बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस।
तो इस तरह से गाइज आगे देखिए, अभी ये क्वेश्चन आपने एक देखा 1 मार्क्स में कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है बट उसकी यूनिट होती है। ठीक इसी तरह से गाइज हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन है वो अर्थ पर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से अर्थ मून, मून अर्थ, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती, एग्जर्ट करती है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। गाइस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तब इस फॉर्मूले को भी समझेंगे ये कैसे आया। तो इसलिए अभी सिर्फ हम डायमेंशंस को समझना चाहते हैं, अभी हम फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जाना चाहते। बट मैं बता दूं गाइस आपको कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इसका कुछ मास m1 है, ये मून है और इसका कुछ मास m2 है, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, जानते हैं आप ये। तो दो ऑब्जेक्ट्स है, उनका कुछ मास भी होगा, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gm1m2, पहले का मास दूसरे का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें गाइस जो G है, ये जो कैपिटल G है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल, ये यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आपको इसी कांस्टेंट के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, आपको इसी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखिए गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, अगले दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो दोनों आप कर पाएंगे। तो हमने देखा कि हमें फॉर्मूला गिवन है F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और G के डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जिसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है उसे रोक लीजिए एक तरफ। अगर G को एक तरफ रख लिया जाए और ये F के साथ r स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है, तो इधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में r स्क्वायर, m1 m2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। हेंस गाइस G इज इक्वल टू बराबर है F क्या है, फोर्स। फोर्स के डायमेंशन क्या है गाइस, बस बहुत से बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और होमवर्क अपना कर रहे हैं, उन्हें ये फॉर्मूले जरूर याद हुए होंगे। उन्हें फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है वो, और ये फॉर्मूला भी न्यूटन ने दिया गाइस। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला भी न्यूटन ने ही बनाया है। तो न्यूटन ने न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन है। ना याद आए तो फोर्स के डायमेंशंस मास और एक्सेलरेशन के पुट कर बना कर देखिए, अदरवाइज गाइस बेसिक है, धीरे धीरे याद होते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL_t-2 होता है r यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो क्या है, लेंथ, बट स्क्वायर है गाइस, तो L का भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। m1 क्या है, मास, दूसरा m भी क्या है, मास, तो क्या कर दिया मैंने, m स्क्वायर। हेंस गाइस ऊपर एक m है, नीचे से m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m की -2, पहले से ही +1 है तो m की बचेगी -1, या फिर मान लीजिए एक m से एक m कट जाएगा, एक m जो नीचे बचेगा वो ऊपर जाकर माइनस, l यहाँ पर है, l स्क्वायर यहाँ पर है, l का क्यूब हो जाएगा, और t-2 यहाँ पहले से ही है। गाइस दीज आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो गाइस आप समझ पाए होंगे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस इस तरह से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए गाइस, अगर आपको दिया जाए कि आपको एक फॉर्मूला गिवन है, आपको फॉर्मूला गिवन है E इज इक्वल टू h न्यू, E इज इक्वल टू h न्यू, और कहा गया है E यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, और न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो h के डायमेंशन फाइंड आउट करिए, फाइंड डायमेंशंस ऑफ h यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर
प्लैंक्स कांस्टेंट है गाइस। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है और कुछ रिसर्च वो करते हैं, तो अपने नाम से कुछ कांस्टेंट भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो h के डायमेंशंस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फिर वही तरीका जिसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं उन्हें एक तरफ रखिए। और गाइस पॉज कर कर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश भी कीजिए। तो पॉज कर कर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। E इज इक्वल टू एच न्यू एक फॉर्मूला है किसकी, एनर्जी का। मैं कह रहा हूं कि जो लाइट हमारे पास आती है, चाहे वो बल्ब की लाइट हो, चाहे वो सनलाइट हो, कोई भी लाइट जो है वो कुछ पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। उस एक पैकेट का नाम है फोटोन, और उस एक पैकेट के अंदर, उस एक फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, इतनी एनर्जी है। तो ये ई एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। किस तरह से करेंगे गाइस, आप खुद करने की कोशिश करिए, कर पाएंगे। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू को एक तरफ रखूं तो E के डिवाइड, सॉरी न्यू हमें पता है, H के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, तो E के डिवाइड में चला गया फ्रीक्वेंसी। गाइस एनर्जी के डायमेंशंस तो आपको पता है, एनर्जी के डायमेंशंस तो आप पहले पढ़ चुके हैं, वही होते हैं जो वर्क के होते हैं, मतलब ml2t-2 होते हैं। और फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसके डायमेंशंस t-1 है, मैं पहले लिखवा भी चुका हूं गाइस। तो अब m यहां पर है, l यहां पर है, और t की नीचे जो -1 है वो -1 ऊपर जाकर तो +1 हो जाएगी। पहले से ही -2 है और -2 और +1 -1। हेंस गाइस प्लैंक्स कांस्टेंट्स के डायमेंशन होते हैं ml2t-1 प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस हैं, जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम यूज करेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज करेंगे, तो तब आप और डिटेल में समझ जाएंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। 12th क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तब भी प्लैंक्स कांस्टेंट का काफी यूज हम करेंगे। तो इस तरह से गाइस डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए आप समझ पाएंगे। मैंने एक और क्वेश्चन दिया, F फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ध्यान से सुनिए गाइस, F यहां पर क्या है, एक फोर्स है। F यहां पर क्या है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। R यहां पर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। V यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ईटा यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा यहां पर, ईटा इस सिंबल का नाम है। ईटा यहां पर सिंबल का नाम है, ईटा, ETA, ईटा सिंबल का नाम है। जैसे एक्स होता है, ऐसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, सिंबल्स हैं ये गाइस इस तरह से। तो ऐसे ही इस एन टाइप के, एन को लंबा कर दीजिए, इस एन टाइप के सिंबल को ईटा पढ़ा जाएगा। वैसे ये यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईटा तो इस सिंबल का नाम है, लेकिन यहाँ ईटा जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से किसके एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस चैप्टर नंबर 10 में जब हम जाएंगे और हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ गाइस, आपको फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप उतने फॉर्मूले याद करिए जितने हमने अब तक पढ़े हैं। फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, प्रेशर है, पावर है, ये फॉर्मूले हम पढ़ कर आए हैं 9th में या 10th क्लास में, उन्हें याद रखिए। नए फॉर्मूले जितने भी आए उनमें आप रटने की कोशिश ना करें। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे और आप जान जाएंगे उन फॉर्मूलों को। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, आपके पास पानी है और आपके पास शहद है। आपने पानी का एक गिलास टेबल पर गिराया, पानी फ्लो करेगा और बहकर टेबल से नीचे भी गिर जाएगा। आपने टेबल पर एक गिलास शहद उड़ेल दिया है। अगर आपने टेबल पर एक गिलास शहद उड़ेल दिया है तो वो शहद टेबल पर धीरे धीरे फ्लो करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा और धीरे धीरे फ्लो करेगा। शायद वो टेबल से नीचे गिरने की कंडीशन में आए ही ना। फ्लो कैसे कर रहा है शहद? धीरे। हनी का फ्लो स्लो है, पानी का फ्लो ज्यादा है, तो विस्कोसिटी जो है वो शहद की ज्यादा है, पानी की कम है।
तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन तेजी से फ्लो करेगा और कौन धीरे से फ्लो करेगा। विस्कोसिटी डिपेंड करती है इस ईटा पर, तो ये ईटा से डिपेंड करता है कि कौन कैसा लिक्विड है, आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसके डायमेंशंस की बात हम कर रहे हैं, तो ईटा के डायमेंशंस फाइंड आउट करने गाइस, आप पॉज कर वीडियो को करने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट कर देंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। आपने पिछले 2 क्वेश्चन से समझा है तरीका, तो आप करने की जरूर कोशिश करिएगा, फिर मेरे साथ मैच कीजिएगा गाइस। और मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से किया जाना चाहिए कि आप ईटा को एक तरफ रख लीजिए, फोर्स के डिवाइड में आपने 6 को भेज दिया, फोर्स के डिवाइड में पाई को भेज दिया, आर को भी भेज दिया और वी वेलोसिटी को भी भेज दिया। ईटा गाइस फोर्स के डायमेंशंस तो mlt-2 हैं, और गाइस 6 और पाई, 6 यहां पर एक एग्जैक्ट नंबर है, पाई यहां पर एक नंबर है, ये यहां पर सिंपली नंबर्स हैं, हेंस दे आर डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस हैं। आर यहां पर रेडियस है जो कि एक तरह की लेंथ है, v यहां पर वेलोसिटी है जिसके डायमेंशंस lt-1 है, तो यहां पर m ऊपर है, अगर एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल हो जाए तो ये नीचे से एक लेंथ जो है वो ऊपर जाकर माइनस की, ये t माइनस का 1 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो पहले से -2 और माइनस का 1 बचेगा। हेंस गाइस ml-1 t-1 आर द डायमेंशंस ऑफ ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस है। तो गाइस इस तरह से आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं पूरी तरह से आपसे इस बात को मानकर चल रहा हूं कि आप डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, आपसे पूछा जाए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं बट यूनिट्स होती है, तो आप आंसर में लिखेंगे एंगल। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम हो तो वर्क और टॉर्क लिए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं गाइस। इस तरह से या इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं डायमेंशंस फाइंड आउट करने के, वो भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब गाइस डायमेंशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ साथ हमसे पूछा जाए कि ये डायमेंशंस जो आपने याद कर लिए हैं, तो ये डायमेंशंस आपने जो याद कर लिए हैं इनका क्या फायदा होने वाला है गाइस। कुछ फायदा इनका हमें उठाना है, कुछ एप्लीकेशंस होगी डायमेंशंस की कि हम डायमेंशंस को किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं आगे। सिर्फ डायमेंशंस याद करने थोड़ी हैं, याद क्यों कर रहे हैं या क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ यूज हो सकता है आगे। और गाइस उस यूज को अच्छे से समझने के लिए कि डायमेंशंस का क्या यूज किया जा सकता है, उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट याद करिए, और ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये एक रूल हमें पढ़ना है, और यही रूल से हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे फिर जान पाएंगे, और इस रूल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या कहना है गाइस? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये कहना है कि आप एक जैसे डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हैं, और एक जैसे डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। गाइस आप मुझे ये बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकता था कि 2 मैंगो और प्लस में 2 ऑरेंज, 2 मैंगो और प्लस में 2 ऑरेंज इज इक्वल टू 4 ऑरेंज लिख सकता हूं क्या? 2 मैंगो प्लस 2 ऑरेंज इज इक्वल टू बराबर 4 मैंगो लिख सकता हूं क्या? 2 मैंगो प्लस 2 ऑरेंज बराबर 4 बनाना लिख सकता हूं क्या? गाइस ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आप 2 मैंगो की बात कर रहे हैं, 2 मैंगो में 2 ऑरेंज ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मैं कह दूं, मान लीजिए 2 मीटर प्लस में 2 सेकंड इज इक्वल टू बराबर, क्या मैं 2 मीटर में 2 सेकंड ऐड कर सकता हूं? नहीं गाइस, बिकॉज मीटर का मतलब लेंथ, और गाइस यहां सेकंड का मतलब टाइम। लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। आप उन्हें किस प्रकार ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते आप गाइस, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। आप अगर बात कर रहे हैं मास, यानी अगर आप बात कर रहे हैं 2 किलोग्राम, तो आप उसमें किलोग्राम वाली चीज ही आप ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3000 ग्राम होता तो मैं उसे पहले किलोग्राम में चेंज कर लूंगा, एक जैसी यूनिट्स होनी चाहिए।
हाँ, लेकिन बात करें डायमेंशंस की तो 2 किलोग्राम में 3 किलोग्राम अगर ऐड करूं तो जवाब में क्या लिखेंगे आप? 5 किलोग्राम लिखेंगे। मतलब 2 किलोग्राम क्या था गाइस? मास। 2 किलोग्राम के डायमेंशंस क्या लिखे जा सकते हैं? ये मैं सोच रहा कि 2 के डायमेंशंस कैसे लिख दिया, अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं लिखा था गाइस। एक एग्जैक्ट नंबर है तो डायमेंशन हो जाएगा, बट 2 किलोग्राम लिखा हुआ है तो 2 किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास के डायमेंशंस क्या है? m। तो 3 किलोग्राम क्या है? वो भी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास प्लस मास, अब मैंने डायमेंशन रख दिया m प्लस m, 2m नहीं लिखेंगे, m प्लस m 2m नहीं लिखेंगे गाइस, m ही लिखा जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि मास जैसी फिजिकल क्वांटिटी में मास को ऐड करने पर आंसर में भी क्या आएगा? मास ही आएगा। ठीक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी गाइस, कि अगर मैंने 2 किलोग्राम में से माइनस कर दिया है 2 किलोग्राम तो 0 बच गया, बट गाइस क्या है वो 0 केजी है। मतलब मास में से मास माइनस करूंगा तो भी आंसर में क्या बचेगा? मास। तो इसलिए m अगर है कभी और उसमें से माइनस कर रहा हूं m, हम आंसर 0 नहीं लिखेंगे, हम m माइनस m 0 नहीं लिखेंगे गाइस। हम तो डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि क्या डायमेंशंस है। तो मास में से मास माइनस करूं तो आंसर में भी क्या बचा होगा? मास। तो उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे? m। गाइस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहना चाहता है, जो कि डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट the quantities having similar dimensions can be added or subtracted. Physical quantities having similar dimensions can be added or subtracted. आप मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हो, आप डिवाइड किसी को भी कर सकते हो। इन फॉर्मूलों में डिवाइड करने के मौके कई बार आए, नीचे से ऊपर जाते हैं पर इनवर्स हो जाता है, माइनस की पावर बन जाती है, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज, कहने का मतलब एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं। मास में मास ऐड किया जा सकता है, लेंथ में लेंथ ऐड की जा सकती है, और टाइम में टाइम ऐड किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशंस गाइस क्या होंगे? सेम होंगे। हालांकि ये हर बार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि गाइस वर्क और टॉर्क दोनों के डायमेंशंस क्या हैं? सेम है। दोनों के डायमेंशंस सेम हैं, बट वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसलिए उन्हें ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एक लिमिटेशन है, हम बाद में लिखेंगे। फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। वो कहता है ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। एक जैसी क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सकती है, अलग अलग डायमेंशन वाली नहीं की जा सकती। यानी अगर कोई फॉर्मूला सही है, तो जो डायमेंशंस LHS में होंगे वही डायमेंशंस गाइस RHS में होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होने चाहिए, तभी एक फॉर्मूला सही होगा, तभी एक फिजिकल क्वांटिटी सही होगी। अगर डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो वो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि F है फोर्स। अगर मैंने F बराबर लिख दिया है mL/t-2, तो गाइस मैंने कोई गलती नहीं कही, मैंने F फोर्स को बराबर रख दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स है तो राइट हैंड साइड में उसके डायमेंशंस है, करेक्ट है। लेकिन गाइस अगर मैं लिख दूं कि A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू LT-1, गाइस अब ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि यहाँ A एक्सेलरेशन है और इधर मैंने डायमेंशंस किसके रख दिए? वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पर डायमेंशंस होने चाहिए थे LT-2, तब ये क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर फिजिकल क्वांटिटी है, जो डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे वही डायमेंशंस राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, तभी एक फॉर्मूला क्या होगा गाइस? करेक्ट होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको समझ में आया होगा कि ओनली क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसी बात पर गाइस हम पढ़ने वाले हैं। अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस की इस चैप्टर में, और ये है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
कि ये जो आपने डायमेंशंस पढ़ लिए पिछले 3 लेक्चर्स में, ये चौथा लेक्चर चल रहा है, हम पहले दिन से ही डायमेंशंस पढ़ रहे हैं गाइस। तो पहले दिन से हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, तो 4 लेक्चर्स तक हमने सिर्फ डायमेंशंस याद किए हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटीज के सिर्फ हमने डायमेंशंस के बारे में ही अगर समझा है, तो गाइस इन डायमेंशंस का हम क्या यूज करने वाले हैं, हम इन डायमेंशंस का क्या यूज करने वाले हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस। आप ध्यान से सुनिए। मैच आपका फिर से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चंस करने के लिए मैदान में उतर जाइए। क्वेश्चंस का करना है सफाया, क्वेश्चंस का उड़ा देना है, क्वेश्चंस को उड़ा देना, न्यूमेरिकल्स उड़ा देने हैं। न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं लगेंगे आपको फिजिक्स के अंदर, और जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेंगे गाइस, तब आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। एंड गाइस नंबर 1 एप्लीकेशन की बात करूं तो पहली एप्लीकेशन है टू चेक द, पहली एप्लीकेशन है टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एनी फॉर्मूला। किसी फॉर्मूले को आप चेक करके देख सकते हैं। आप गाइस किसी फॉर्मूले को चेक करके देख सकते हैं कि क्या वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आप किसी फॉर्मूले को चेक करके देख सकते हैं कि डायमेंशनली वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन उठाया है सबसे पहले कि मेरे सामने न्यूटन की एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ मोशन है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये न्यूटन की तीसरी इक्वेशन है। न्यूटन की पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन गाइस बोलिए, आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड न्यूटन की तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं इनको चेक करने वाला हूं गाइस, बट आप तो इन्हें पहले यूज कर चुके हैं ना गाइस। 9th क्लास में आपने इन इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, तो गलत होने की गुंजाइश तो होनी नहीं चाहिए। तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं गाइस, हमने इन्हीं से उठाया है, तो हम चेक किस तरह से करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या बताया, बीच में एक इक्वल का साइन है गाइस। इक्वल का साइन क्या बता रहा है, इक्वल का साइन का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज बराबर हैं। इसी तरह से फॉर्मूले के सही होने के लिए क्या है, फोर्स फोर्स के बराबर हो सकता है, मास मास के बराबर हो सकता है, वेलोसिटी वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, लेंथ लेंथ के बराबर हो सकती है। इसलिए मैं ये 2 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, 2 मीटर बराबर होगा 2 मीटर के ही, तो लेंथ लेंथ के बराबर हो सकती है, मास मास के बराबर हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी ही इक्वेट की जा सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायमेंशंस हैं, अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशंस भी वही पाए गए तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट माना जा सकता है। गाइस मैं चेक करने लग रहा हूं, मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या दोनों तरफ डायमेंशन सेम है। मैं लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है गाइस, इस इक्वेशन के अंदर, इस न्यूटन की इक्वेशन के अंदर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, 2 एक एग्जैक्ट नंबर है, a यहां पर एक्सेलरेशन है और s यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। तो v इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड है, v यहां पर वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, बट फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। और डायमेंशंस वेलोसिटी के चाहे इनिशियल हो फाइनल हो, कैसी भी वेलोसिटी हो, जब नाम ही वेलोसिटी हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसका फॉर्मूला है और उसके डायमेंशंस lt-1 है। स्क्वायर है गाइस v का, मैंने इस पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। u इनिशियल वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी रही हो उसके डायमेंशंस तो lt-1 ही रहेंगे, और फिर उसका क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। ऐसा करने के बाद गाइस यहां पर स्क्वायर होने के बाद l स्क्वायर और l का l की पावर 1 थी, बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर 1 2 जा 2, t की पावर -1 है, बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगी। ऐसे ही ये यहाँ पर l2 t-2 हो जाएगा। गाइस हमें ये तो नहीं पता ये डायमेंशंस किसके हैं, लेकिन जो डायमेंशंस यहाँ है वही डायमेंशंस ये हैं। एक जैसे डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा आंसर उस क्वांटिटी के भी डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम। तो गाइस जो डायमेंशंस यहाँ है वही डायमेंशंस यहाँ है। आप काटकर 0 मत लिख देना, आप काटकर 0 मत लिख देना। हम नंबरिंग नहीं पढ़ रहे, हम इस तरह से वैल्यूज नहीं पुट कर रहे, हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी में से ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों के एक जैसे डायमेंशंस है, माइनस करने के बाद जो आंसर बचेगा उसके डायमेंशंस भी वही लिखे जाएंगे। तो एज इट इज लिख दिए मैंने इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये मास होता तो मास में से मास माइनस करूंगा तो आंसर में क्या बचेगा, मास। याद रखिएगा गाइस।
लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या हैं? ओवरऑल L स्क्वायर T माइनस 2 है। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को चेक करिए गाइस। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को देखें तो RHS की बात करी जाए तो राइट हैंड साइड पर जो डायमेंशंस हैं, राइट हैंड साइड पर जो डायमेंशंस आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड पर 2AS, राइट हैंड साइड पर हमें गिवन है 2AS। 2 एक एग्जैक्ट नंबर है गाइस, और 2 एक एग्जैक्ट नंबर है, उसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। तो 2 की जगह आप कोई डायमेंशन ना M L T कुछ पुट नहीं करेंगे क्योंकि उसके कोई डायमेंशंस ही नहीं है। ए एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आप पढ़कर आए हैं LT माइनस 2, और S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, वो L लिखा जाएगा। L की 1 L की 1 L की 2 हो जाएगी गाइज, और L की 2 T माइनस 2। गाइज ये वही डायमेंशंस हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में आए थे। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है गाइज? डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन को पेपर में v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 3as बनाकर दे दिया जाए, अगर इस फॉर्मूले को v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 3as बनाकर दे दिया जाए गाइज, इसके डायमेंशंस फिर से यही आएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड के आए थे, राइट हैंड साइड के भी सही आएंगे। क्यों? क्योंकि 3 तो यहां पर डायमेंशनलेस है, 3 तो यहां पर डायमेंशनलेस है, जैसे यहां पर 2 डायमेंशनलेस था। तो डायमेंशन तो LHS RHS के वहां भी इक्वल ही आएंगे जैसे इसमें आए हैं, क्योंकि 2 और 3 तो दोनों डायमेंशनलेस है। बट वो फॉर्मूला गलत है गाइस। न्यूटन के फॉर्मूले में एग्जैक्टली क्या होता है? 2 होता है, 3 नहीं होता है। तो गाइस डायमेंशनली वो करेक्ट आएगी उसमें, जैसे इस इक्वेशन न्यूटन की इस इक्वेशन में जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं डायमेंशंस में, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर 2 की जगह 3 होता तो भी डायमेंशंस दोनों तरफ क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। बट वो फॉर्मूला क्या नहीं है? करेक्ट नहीं है। इसीलिए गाइस आपसे कहा जाएगा, और मैं यहां लिख देता हूं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि अगर इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट दैट इट इज नॉट टू बी दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज न्यूमेरिकली करेक्ट। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फॉर्मूला पूरी तरह से सही हो, ये गारंटी नहीं है। बट हाँ, अगर एक फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट ही होगा। अगर LHS और RHS के डायमेंशंस बराबर नहीं आएंगे तो वो फॉर्मूला गलत ही है। लेकिन अगर LHS RHS के डायमेंशंस बराबर आ रहे हैं तो डायमेंशनली वो करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली वो करेक्ट है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2, 3 ये चीज़ें डायमेंशनलेस हैं और इनके चेंज होने से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फॉर्मूला चेंज हो जाता है गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जानेंगे इसके बारे में। आप न्यूटन की बाकी इक्वेशंस को चेक करने की कोशिश करिए इसी मेथड से। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट में और आगे आपको प्रोवाइड दूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इसी तरह से मेहनत कर पढ़ते रहिए गाइस। ये आपका बड़ा ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टाइम है। थैंक यू सो मच।